कोई 3 महीने के बाद कोई 3 महीने की बात है। तनख्वाह लेने की घड़ी की खिड़की पर खड़ा था। उसके एक आदमी के आगे कालाचंद बाररी था। कालाचंद खिड़की के पास पहुंचा, नोट लिए, तेजी से पलटा और सारे नोट उसके हाथ थमा दिए। उसको उसको रख लो, मैं बाद में ले लूंगा। सहदेव ने महसूस किया कि वो बहुत घबराया हुआ था। पता नहीं उसको किस बात का डर था। उसकी ये हरकत उसको बहुत अजीब लगी। वह कुछ बोले समझे यूं पूछे उससे पहले ही वो कालाचंद बाहर निकल गया। जब वह अपने से पैसे लेकर ऑफिस से बाहर आया तो उसने देखा कि कालाचंद को 3 आदमी घेरे खड़े थे। ये तीनों कपिल सिंह के आदमी थे। कपिल सिंह यूं तो चपरासी था, मगर दरअसल वो मालिक का लेथेत था। उसने मजदूरों में बड़े पैमाने पर सूदी का कारोबार फैला रखा था और सूद वसूल करने के लिए दर्जनों गुंडे पाल रखे थे। कपिल सिंह के एक आदमी ने कालाचंद को गिरेबां से पकड़ रखा था। साले पैसे निकालो। पैसा पैसा कहां से है मेरे पास? अभी हफ्ता उठाया कि नहीं? अभी हफ्ता उठाया कि नहीं? ना, कहां उठाया है? इस हफ्ता काम ही नहीं किया गया। तब तो क्या यहाँ बहन को देखने आए थे? वह गर्म होने लगा। देखो, बड़े के बात मत करो, बढ़ के बात मत करो। वह सब कुछ नहीं चलेगा। सारे पैसे निकालो। नहीं मेरे पास। कह दो नहीं है, कह तो दिया नहीं है। साला सिखाता है। उसमें से एक ने उसके पेट में घूसा जमाया। चल निकाल नहीं तो। कह दिया ना, नहीं मिला है हफ्ता। और अब वह रोज रोज से बोलने लगा। वह जोर जोर से बोलने लगा ताकि लोग जमा हो जाएं और बचाव कर दे। यह हराम ज्यादा बराबर टांग लग नाटक करता है। चल निकाल। दूसरे आदमी ने उसके गाल में घूंसा लगाया। अब धीरे धीरे दोनों आदमी उसको लपड़ थप्पड़ करने लगे। अब कालाचंद जोर जोर से चिल्लाने लगा, मारते क्यों हो? अरे क्यों मारते हो? मैं तो मर नहीं गया हूं। अब की हफ्ता ले लेना। उनमें से एक ने दोनों को रोका। जरा ठहरो, साले की तलाशी लो। दोनों आदमियों ने जल्दी जल्दी से उसके जेबों में हाथ डाले, कमर टटोला, फिर धोती खोल दी और अंडरवियर नहीं पहने हुए था, इसलिए बिल्कुल नंगा हो गया। उसने जल्दी से झपट कर धोती कमर में लपेट ली। क्या नंगा कर दोगे? मैं झूठ नहीं बोलता, पैसा नहीं मिला है, उससे पूछ लो। उसने पास खड़े सहदेव को भी तरफ इशारा किया। तीनों से एक बोला, हम किसी साले से नहीं पूछेंगे। सहदेव का सारा खून सिमट कर घुटनों पर आ गया। एक तेज तीखा गुस्सा उसके अंदर बहुत देर से झट पड़ने के लिए तिलमिला रहा था। उसके जी में चाहा कि तीनों को अपने घूंसों के जर पर रख ले या फिर पास में फेंक के डाकू उठाकर सबों को धो दे। गुस्सा से सुर्ख होकर उसने उन लोगों को घूरा। क्यों मारते हो इसको? उसने पैसे लिया है, साला बराबर जल देता है, झोल देता है। तुम्हारा पैसा लिया है तो उसका ये मतलब तो नहीं कि तुम उसके कपड़े उतार लोगे। कपड़ा इनमें से एक गुस्से से बोला, हम चाहे तो इसका खाल उतार लें। अब मामला सहदेव की बर्दाश्त से बाहर हो गया था। बदन आग की तरफ तड़प उठा। छोकरे देखो इसको, छू कर देखो इसको। उन लोगों ने हैरत से भी और तरहम से भी उसकी तरफ देखा। जबरत इसलिए कि ये कौन है जिसने उसकी आवाज पर आवाज उठाने की जुर्रत की। तरहम इसलिए कि रहम इसलिए कि उसका अंजाम इसके लिए कितना खतरनाक होगा। कपिल सिंह के आदमी का काला चंद को छोड़कर उसे उलझ गए तो कौन दलाली कर रहा है?
तहार तो सार बा नहीं गुबार ले। दूसरा तमक कर बोला, ऐसी दया आती है, बाप पर तो तुम खुद ही चका दो। सहदेव अपना ताव कम के बिना बोला, सुनो ये खून पसीने का पैसा है, सूदखोरी का नहीं। अब मजदूरों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। ऑफिस के लोग भी बाहर निकल आए थे, मगर इस मामले में कोई उलझना नहीं चाहता था, इसलिए किसी ने बीच बचाव की कोशिश भी नहीं की। कपल सिंह के आदमियों का भी दिमाग चढ़ गया, सार हड्डी पसली एक कर देंगे अभी। अचानक वो सहदेव की तरफ लपका। सहदेव झट पास खड़ा हुआ, डटाकर खड़ा हो गया। हाथ लगाया तो खोपड़ी उतार दूंगा। तीनों रुक गए। तनाव अपनी आखिर सीमा तक पहुंच गया। ठीक उसी वक्त नंगू पता नहीं कहां से आ गया, तेजी से बढ़ा और दोनों के बीच हायल हो गया। सरकार जाने दें, लइका बाप के बाहों खून बहुत गर्म हो गया है। इसके बाद हमरे आदमी है बाबू साहब। वह पलटा और सहदेव को डांटने लगा, साले जानते नहीं हो मालिक लोग हैं, उनके बगैर इस दिन की कोयरी में रह सकोगे। इनमें से कोई झगड़ा करता है। वो एक बार फिर पलटा और उन लोगों से मन्नत करने लगा, अभी नया नया आया है बाबू साहब, एकदम नया महीना भर भी नहीं हुआ है। और एक बार फिर पलटा और सहदेव को भीड़ से बाहर निकाल लिया। सहदेव को भीड़ से बाहर निकाल लिया, भीड़ से बाहर खींच लिया। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर पैदा मत करो। वह कुछ बोला नहीं। नंगू उसको थोड़ा आगे पहुंचा कर फिर लौट गया, शायद उन लोगों को समझाने के लिए। अफसोस से थोड़ा आगे निकल आने पर उसने देखा कि कालाचंद उसके इंतजार में खड़ा है। जब कपल सिंह के आदमियों से उसका झगड़ा हो रहा था तो उस वक्त वो चुपके से निकल गया था। उसको कालाचंद पर पहली बार गुस्सा आया, मगर उसने जब्त करके पूछा, तुमने ऐसा क्यों कहा? क्या करता साले, पैसा छीन लेते, मगर तुमने तो खास तौर पर मेरे ही हाथ में पैसा क्यों पकड़ाया? और लोग भी तो थे, और कोई पैसा नहीं लेता मेरे हाथ से। यहाँ जितना आदमी है सब साला डरपोक है, किसी में हिम्मत नहीं। तुम में है हिम्मत? उसने तीखेपन से पूछा। एक लम्हे के लिए कालाचंद चुप रह गया। शायद वह बराह रास्त हमले के लिए तैयार नहीं था, मगर फिर दुख से बोला, सहदेव तुम हिम्मत का बात करता है। हम कपल सिंह जैसे आदमी को घोल कर पी जाता था, मगर दुख तोड़ देता है, बदन का सारा नस तोड़ देता है। नहीं तो मैं इन सालों को अपने उसके बराबर में नहीं समझता। उसने नीचे हाथ घुमाया। अब तक सहदेव का गुस्सा तकरीबन ठंडा पड़ चुका था, मगर फिर भी तीखेपन से बोला, क्यों लिया था पैसा दारू पीने को? नहीं, गांव की कसम। फिर एकदम संजीदा हो गया, ये मत पूछो। तुम रोज दारू पीते हो, वही पैसा थोड़ा थोड़ा करके दे क्यों नहीं देते? वह बोला, मैं उम्र भर थोड़ा थोड़ा देता रहूंगा, तब भी उनका चुकता नहीं होगा। साला सूदी कर्जा नहीं, गोरख धंधा होता है। मैंने 100 रुपए लिया था, 10 रुपए हफ्ता सूद पर, वह बढ़कर 300 रुपए हो गया, 200 रुपए हो गया। अब 20 रुपए हफ्ता सूद लगता है। बोलो 20 रुपए हफ्ता उसको दे दूं, उनका तो खाऊंगा क्या? मगर उसका कुछ नहीं, कुछ तो फैसला करना होगा। कोई फैसला नहीं करना, मैं उन लोगों को पैसा नहीं दूंगा। क्या करेगा? और वो लोग
मारेगा बस तो, और कोई जान तो नहीं मार देगा। अब तक मैं 300 रुपए दे चुका हूँ, अब कुछ नहीं देगा। एक पैसा नहीं। सहदेव ने एक दार और किया। तुमने उस दिन कहा था कि ना कि कोयलफील्ड में कोई तुमको हाथ नहीं लगा सकता। आज तुम देखा तो तुमको कैसे हाथ लगाते। वह चुप रह गया, कुछ नहीं बोलता, कोई जवाब नहीं देता। सर झुकाकर चुपचाप उसकी साथ चलता रहा। थोड़ी देर बाद उसने सर उठाया तो सहदेव ने देखा उसकी आंखें नम थी, वह रो रहा था। एक लम्हा के लिए फिर सहमी आवाज में सही, मगर वह रोया जरूर था। सहदेव को अफसोस हुआ, वह अचानक रुक गया। मेरी बात का बुरा लगा तुमको? नहीं, उसे मैं पट्टे में था। उसने कालाचंद के साथ सामने हाथ रख दिया, और ऐसे हाथ रखने चलने का सिर्फ एक चीज तुमको धीरे धीरे खा रही है। उसने नजर उठाकर देखा, जैसे पूछ रहा हो कौन सी चीज? दारू। उसने जवाब नहीं दिया। सर उठाकर उल्टा एक सवाल किया, मैं अकेला पीता हूँ? कोयलरी में सभी पीता है। क्या मैं अकेला पीता हूँ? कोयलरी में सभी पीता है। मैं सबों को बोलता हूँ। वो बोला, सहदेव, आदमी मजबूरी से पीता है। ऐसी कौन सी मजबूरी है भला? ये मैं नहीं जानता, मगर पीना पड़ता है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है जब आदमी चारों तरफ से घिर जाता है तो बस एक रास्ता रह जाता है। हमको तो साला पर भूल जोशी से पीने का आदत डाला, मगर अब सबको बीच का वीरान रास्ता तय करके वो बाजारों में चले आए। बाजार क्या था, सिर्फ 4 दुकानें थी। वह जाएगी, एक पान की और एक स्टेशनरी का छोटा मोटा सामान मिलता था। यही बाजार था जहां रात पले वाले सुबह को और दिन पले वाले रात को जमा रहते थे। बड़े बड़े सामान खरीदने के लिए यहाँ से 5 मील पर शहर आबाद था। सहदेव ने उसको रोक लिया। आओ चाय पी लो। चाय की दुकान पर खड़े एक मजदूर ने अजराहे मजाक कहा, चाय से उसका क्या होगा? आज तनख्वाह का दिन है, उसको जमुना की झोपड़ी में ले जाओ। दोनों ने उसको घूर कर देखा। दोनों मजाक के मूड में नहीं थे। मजदूर उनके तेवर देखकर चुप हो गया। चाय पीकर दोनों फिर चल पड़े। सहदेव ने उसके पैसे जेब से निकालकर लौटा दिए। पहले कालादेव का घोड़ा पड़ता था, फिर भर आगे सहदेव का। उसने फिर दोनों साथ चलने लगे। चलते चलते सहदेव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मेरी एक बात मानो, पीना छोड़ो। वह बड़े इत्मीनान से बोला, सच्चा आदमी हूँ, इसलिए झूठ नहीं बोलूंगा। ये अब हमसे नहीं छूटेगा। क्यों नहीं छूटेगा? देखो सहदेव, तुम उम्र में हमसे बहुत छोटा है। अभी तुमको 4 दिन हुआ है कोयलरी में आए। दुनिया भर के झूठ में हम यही एक सच्चा काम करता है। इसको कैसे छोड़ देगा? ये दारू जो है ना, बहुत सच्चा चीज है। ये सच सोचने पर मजबूर करता है, सच बोलने का हिम्मत देता है। इसको छोड़ देगा तो हम भी कोयला हो जाएगा। कोयला ऐसा उसने राह पर पड़े एक कोयले को टुकड़े को ठोकर मारे। सहदेव यूं हंसा, अगर थोड़े दिन तुम्हारे साथ रहूं तो मैं भी शुरू कर दूंगा। तब तक कालाचंद का घर आ गया था, मगर घर के सामने पहुंचकर दोनों ठटक गए। वहां एक मोटी ताजी औरत खड़ी थी। औरत की उम्र ढल रही थी, मगर उसने इतना बनाव श्रृंगार कर रखा था कि इतने चुस्त और महीन कपड़े पहन रखे थे कि अपनी उम्र का काफी कम दिखा पड़ती थी। इसलिए मोटापे में भी एक दिलकशी बरकरार थी। उसको देखते ही कालाचंद बरहम हो गया। तुम यहाँ क्यों आई हो? औरत जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल किया, तुमने आज फिर झगड़ा किया है? मैं पूछता हूँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? हमने तुमको मना कर दिया है अपने घर आने से। औरत धीमे से बोली, मैंने सुना है कि उन लोगों तुमको मारा है। उससे तुमको क्या? तुम आखिर उन लोगों से